कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मैजिक बाय सचिन कटारिया। लास्ट पार्ट में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर रहे थे, जहां पे हमने पहला फैक्टर पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेम्परेचर। लास्ट चैप्टर में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जो उसको अफेक्ट कर सकता है, वो है टेम्परेचर। उसके लिए मैंने आपको एक डायलॉग भी बताया था जो आपको याद होगा सभी को, कि दुनिया बदले तो बदले, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी ना बदले, बदले तो ताप से बदले वरना किसी के बाप से ना बदले। तो यही है वो टेम्परेचर जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। वैसे डेरिवेशन की नीड में एज सच कोई नीड नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है इसलिए हमें उसको छोटा सा हम डेराइव करेंगे। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसी फॉर्मूले की हम हेल्प लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे आता है इसकी बात हम थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लोग क्यू। इस इक्वेशन में कई टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप 11th स्टूडेंट है तो, अगर आफ्टर 12th है तो आपने ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हुई हैं। डेल्टा जी दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट, ये नोट का साइन है। डेल्टा जी नॉट उसी गिब्स फ्री एनर्जी को जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसे लिखा जाता है डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस का मीनिंग है कि टेम्परेचर फिक्स, रूम टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 m। तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस पे जब किसी टर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी। तो दैट इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसे हम कई चैप्टर्स में पढ़ते हैं। टी टेम्परेचर है एंड क्यू रिएक्शन कोशेंट है। ये रिएक्शन कोशेंट क्या होता है क्यू, इसी चैप्टर में हम आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बात करेंगे कि रिएक्शन कोशेंट से मीनिंग क्या है। तो देखिए यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, वैसे हम थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे बट हल्की फुल्की बातें आपको पता होनी चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी का मीनिंग होता है किसी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड एनर्जी जो यूजफुल वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यूजफुल वर्क डन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट विल बी नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। इसके बारे में हम सारी बातें थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पे देखिए क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम, ये बच्चों ध्यान रखिएगा चीजें, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। देखिए हम यहां पे भी इन सब चीजों को प्रूव कर सकते हैं, बट थर्मोडायनामिक्स में जब हम इन चीजें पढ़ रहे होंगे तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इन चीजों को बताना कि डेल्टा जी 0 क्यों है। यहां पे आप ध्यान रखिए कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। और दूसरी एक और टर्म की रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। अगर इन्हीं दोनों चीजों को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या बनता है। 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। तो एक नई इक्वेशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विलिब्रियम। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये डेल्टा जी नॉट का। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के। यहां पे एक सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेल्टा जी नॉट आपको गिवन होता है, के इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होता है और डेल्टा जी नॉट पूछा जाता है। नीट और जेईई मेंस में 4-5 बार इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। एक बार तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो यहां पे मैं आपको वो चीजें बताता रहूंगा जो आपको याद करनी है, जो ध्यान रखनी है, जिसमें से एक ये वाला फॉर्मूला है लोगरिथम, LOG। लोगरिथम की कैलकुलेशन कैसे होती है, मैं एक बीच में एक पार्ट, एक छोटा सा आपके लिए वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व किया जाता है। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां पे हम लोगरिथम को सॉल्व करते हैं। लोग का रिवर्स करते हैं, एंटी लोग। इस पे मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट और चुटकियों में कैलकुलेशन कैसे की जाती है लोगरिथम की। अब देखिए इसी के साथ थर्मोडायनामिक्स का एक और फॉर्मूला, एक फाइनल इक्वेशन डेराइव करने के लिए
एक और फॉर्मूला आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। डेल्टा जी क्या है आपको बता दिया है, डेल्टा एच पढ़ा होगा आपने, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंड डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। बच्चों ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी हल्के फुल्का हमें पता होना चाहिए। एस एंट्रोपी, एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस को मेजर करना। रैंडमनेस को मेजर हम इसी तरीके से, इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर किसी की रैंडमनेस ज्यादा है तो हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी ज्यादा, जिसकी रैंडमनेस कम है हम कहते हैं उसकी एंट्रोपी कम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, 3 फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या लगता है आपको किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? तो बच्चों सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में हम ऐसा कहते हैं कि ना तो उसमें अट्रैक्शन होता है और ना ही उसमें रिपल्शन होता है, जबकि एक्चुअली ये डेफिनेशन रियल गैस के लिए गलत है, वो हम गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। बट हम जनरली यही कहते हैं कि गैसेस वो जिनमें ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, मॉलिक्यूल रैंडमली मूवमेंट करते हैं, तो उनकी रैंडमनेस सबसे ज्यादा यानी एंट्रोपी सबसे ज्यादा। तो जिसकी एंट्रोपी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं कि लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो रही है गैस फॉर्म में, तो बच्चों एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गैस की एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए हम डेल्टा एस कैलकुलेट करें तो डेल्टा एस बच्चों कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एस का मीनिंग है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एक बेसिक सा तरीका होता है, इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू, जो फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया है, उसे हम यहाँ पुट करते हैं तो फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाएगी -2.303 RT log K equilibrium is equal to delta H naught minus T delta S naught। हमें फॉर्मूला डेराइव करना है यहाँ पे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे log K equilibrium is equal to, इस पूरी टर्मिनोलॉजीज को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनता है बच्चों? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2. सॉरी बच्चों, बीच में लाइट शॉर्टेज की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। अगेन हम देखते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आई। log K equilibrium is equal to माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 R। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है कि कैसे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। बच्चों इसे याद करने की जरूरत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर जितना अपन ने लिखा है उसमें कोई फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो वो फॉर्मूला यही है। अब इसमें हम कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम उन चीजों को समझते हैं। देखिए इस फॉर्मूले को यही लिखा रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ टेम्परेचर इज T1, अगर टेम्परेचर T1 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? log K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT1 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर है T2 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? K2। दोबारा हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, log K2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 RT2 प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दो इक्वेशन बना ली है, एक टेम्परेचर T1 के लिए, दूसरी टेम्परेचर T2 के लिए। तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? log K2 माइनस log K1। मैं सीधा लिख रहा हूं तो देखिए ये बना log M माइनस log N। log M माइनस log N किसका फॉर्मूला होता है? अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ध्यान रखिए, मैंने बोल दिया आपको कि एक वीडियो हम बनाएंगे लोगरिथम पे। log M माइनस log N वीडियो होता है
log m बाय n का फॉर्मूला, तो log k2 बाय क्या हो जाएगा k1 इज इक्वल टू, बाकी ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या रिमेनिंग रहेगा देखिए, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये हमारे आज के, तो बच्चों ये आज के हमारे वीडियो का सेकंड फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला था माइनस 2.303 RT log K। सेकंड फॉर्मूला log K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखिए यही वो बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी करता है। अब देखिए इसी चीज को हम समझेंगे हमारी रिएक्शंस के लिए। दो टाइप की एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन की हम बात करते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, तो हम इनकी बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, T1 से बढ़ा के कितना कर दें T2, तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 कितना आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दो रिएक्शंस हैं हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती हैं आपको अच्छे से पता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। वो पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं क्या बोलते हैं उसे, एंडोथर्मिक। और जिसमें हीट रिलीज करते हैं क्या बोलते हैं उसे, एक्सोथर्मिक। एंडो के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एंडो के लिए डेल्टा एच नॉट होता है पॉजिटिव, और एक्सो के लिए डेल्टा एच नॉट होता है बच्चों नेगेटिव। तो देखिए यही सेम चीज अगर हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, डेल्टा एच नॉट एंडोथर्मिक के लिए कैसा है, पॉजिटिव। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 भी कैसा है, पॉजिटिव। तो 100% इससे एक बात समझ में आ जाती है, log K2 अपॉन K1 भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब K2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, K1। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए बच्चों डेल्टा एच नॉट है नेगेटिव, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव। तो log K2 अपॉन K1 इज लेस देन 0, इट मींस K2 इज लेस देन K1। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज। इसको हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, रटने की हमें जरूरत नहीं है। जो याद करने वाली चीजें होते हैं वो मैं खुद आपको बता देता हूं, बहुत इजीली हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर कोई चीज किसी के लिए फेवरेबल होती है, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना रखा हुआ है, चाहे मम्मी के हाथ का बनाया हुआ चाहे हॉस्टल से बना हुआ, तो वो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अगर आपको भूख लगी है तो फूड की वैरायटी आपके लिए मैटर नहीं करती है, फूड रखा हुआ है वो आपके लिए फेवरेबल है तो आप फूड की तरफ भागेंगे। अब आपने उस फूड से अपना पेट एकदम फुल भर लिया, अब आपके सामने पिज्जा बर्गर रख दिए जाएं तो क्या वो आपके लिए फेवरेबल है, नहीं है। कुछ बोलेंगे नहीं सर हमारे लिए तो फिर भी फेवरेबल है, बट नहीं बच्चों, पेट पूरा भरा हुआ है, सामने पिज्जा बर्गर कुछ भी रखे हुए हैं तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप उससे क्या भागेंगे, दूर। तो सिंपल सी बात हुई कि कोई चीज अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आप उसकी तरफ जाते हैं, अनफेवरेबल है तो उससे दूर भागते हैं। ये मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, 100% बेनिफिट होगा बच्चों। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है,
उसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं मतलब उसको हीट दे रहे हैं। तो जिसको हीट चाहिए उसको हीट दे रहे हो, फेवरेबल या अनफेवरेबल, ऑब्वियसली फेवरेबल, तो वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? तो फेवरेबल है तो कहां जाएगा? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज। सेम उसी तरीके से एक्सो वो जो हीट को रिलीज कर रहा है, ऑलरेडी एक्सेस में है उसके पास, वो तभी जो बनेगा जब वो हीट को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। अब आप उसको जबरदस्ती टेम्परेचर इंक्रीज करके हीट दे रहे हैं, जिसे नहीं चाहिए उसे जबरदस्ती दे रहे हैं। फेवरेबल या अनफेवरेबल? ऑब्वियसली अनफेवरेबल, तो कहां भागेगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ कि कोई चीज टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज करना, जिसके लिए फेवरेबल है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, जिसके लिए अनफेवरेबल है उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये वाले कॉन्सेप्ट हम आगे चल के अब जो पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही काम में आने वाली चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस किस चीजों को अफेक्ट करता है, क्या क्या उसके एप्लीकेशन है, कहां पे वो यूज में आता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।